इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थानी भाषा और साहित्य जो चैप्टर है उसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अध्याय 9 राजस्थानी भाषा और साहित्य। ये क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, वनपाल, वन रक्षक, वीडियो या सीईटी, बीएसटीसी सहित जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होगी उसमें यह टॉपिक आता ही है, राजस्थानी भाषा और साहित्य। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें राजस्थान जीके आ रहा है तो आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक राजस्थानी भाषा और साहित्य। एग्जाम की दृष्टि से जहां जहां से प्रश्न बन सकता है उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा और अंत में आप वीडियो को लाइक करके जाना, अच्छा सा कमेंट करना, ताकि इन सारी क्लासों का वीडियो में जल्दी से बना करके अपलोड कर सकूं। यह तो अपना अध्याय है राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य, इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसको अपन देखेंगे। राजस्थानी भाषा और बोलियां, राजस्थानी भाषा और उसके अंतर्गत आने वाली बोलियां को देखेंगे। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य राजस्थान के लोगों की मातृभाषा, राजस्थान के लोगों की मातृभाषा है। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने पर पता चलता है कि विक्रम संवत 835 यानी 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुलयमाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया था। यानी 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी ने किताब लिखी थी कुलयमाला, जिसके अंदर 18 भाषाओं का उल्लेख किया था। उन 18 भाषाओं में मरु भाषा को भी स्थान दिया गया था। तो अब यहां से प्रश्न आएगा, एक तो पूछा जाता है कि कुलयमाला के लेखक कौन है, तो उद्योतन सूरी है। इसकी रचना कब की गई? विक्रम संवत 835 या 913 ईस्वी। ठीक है। एक प्रतिहार शासक हुआ था वत्सराज प्रतिहार शासक था, उनके समय यह कुलयमाला लिखी गई है। तो उद्योतन सूरी ने कुलयमाला ग्रंथ की रचना किस प्रतिहार शासक के समय की गई है? तो याद रख लेना, वत्सराज के समय। फिर प्रश्न आता है कि उद्योतन सूरी ने जो कुलयमाला ग्रंथ लिखा था उसमें कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 18 देशी भाषाओं का उसमें उल्लेख किया गया है। 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। जो मरु भाषा है उसमें 18 में जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी, ये जो मरु भाषा है पश्चिमी राजस्थान की भाषा, जिसको वर्तमान में अपन मारवाड़ी भाषा कहते हैं, वही मरु भाषा है। ठीक है, यहां तक कि समझ में आ गई। फिर बात करते हैं राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1912 ईस्वी में जो पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया। तो राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। कब किया? 1912 में। कौन सी किताब में, पुस्तक में किया? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के अंतर्गत किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। इस क्षेत्र में, अपने राजस्थान क्षेत्र में
जो भी भाषाएं प्रयोग की जा रही थी, बोली जा रही थी, उनके लिए एक समूह में, ग्रुप में जो नाम दिया गया है वो नाम था राजस्थानी भाषा। राजस्थान प्रदेश की भाषाओं के लिए यही नाम अब तक प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि इन सब की बोलियां और उपबोलियां हैं। राजस्थानी भाषा में जो बोलियां देखी जा रही है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, राजस्थानी, ये बोलियां हैं महत्वपूर्ण। आगे बात करते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में बात करें तो राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। अपभ्रंश जो भाषा है उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, वैसे अपन बात करते हैं, सरल में मैं समझा देता हूं। प्राचीन समय में चलती थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत जब थोड़ी टप लगने लगी तो फिर आती है लौकिक संस्कृत, उसके बाद में लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत धीरे धीरे परिवर्तन होती है, लौकिक संस्कृत से परिवर्तन हुआ और इससे पाली, पाली, पाली फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और पाली के बाद में, पाली से चलते हैं प्राकृत की तरफ, प्राकृत। और इस प्राकृत के भाग थे सौरसेनी, सौरसेनी, सॉरी, प्राकृत से बाद में है अपभ्रंश है, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश है, अपभ्रंश है। ठीक है, अपभ्रंश के 3 पार्ट थे, सौरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुर्जरी अपभ्रंश। एक तो सौरसेनी है, सौरसेनी अपभ्रंश, एक नागर अपभ्रंश और मरु गुर्जरी अपभ्रंश है, मरु गुर्जरी अपभ्रंश है। ठीक है, तो इनमें अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, कोई सौरसेनी बताता है, कोई मरु गुर्जरी अपभ्रंश बताता है, लेकिन ज्यादातर जो मिल रहा है वो अपभ्रंश मिल रहा है। तो इसमें अपन बात कर रहे हैं अत्यधिक जो प्रभाव पड़ा है राजस्थानी भाषा का, उनमें कौन सी भाषा पर पड़ा है, तो अपभ्रंश का है। ठीक है, आगे और डिटेल से आएगा, शॉर्ट में मैंने आपको समझाया था। हालांकि राजस्थानी का उद्भव लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी से माना जाता है। प्रश्न आ जाए राजस्थानी भाषा का उद्भव कौन सी शताब्दी को माना जाता है, तो याद रखेंगे 11वीं 12वीं शताब्दी। 11वीं 12वीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा का उद्भव है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। स्वतंत्र रूप से राजस्थानी भाषा का विकास कौन सी सदी में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो स्वतंत्र रूप से राजस्थानी भाषा का विकास 16वीं सदी के बाद आरंभ माना जाता है। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में कहा जा सकता है कि समस्त भाषाओं की जो जननी है वैदिक संस्कृत रही है। जितनी भी भाषाएं हैं भारत में बोली जा रही है, उन सब की जो जननी है वो वैदिक संस्कृत रही है, जो भाषाई जटिलता के स्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित होती है। वैदिक संस्कृत किसमें परिवर्तित हुई, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में जब दुरूहता आने लगी तो उसका स्थान पाली भाषा ने लिया। लौकिक संस्कृत से पाली, पाली भी जब लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान प्राकृत भाषा ने लिया। प्राकृत ने, जैसा कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, अपन कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं तो अपने को बोलने में यदि कठिनाई हो रही है तो अपने हिसाब से फिर उसको सरल लैंग्वेज बना देते हैं। उसी प्रकार से भाषा जो है कठिनता से सरलता की ओर चलती है। उसी लिए इसी प्रकार से पहले वैदिक संस्कृत थोड़ी कठिन थी तो उसको सरल रूप बनाया। लौकिक संस्कृत वो भी कठिन लग रही थी तो फिर उससे पाली बनाया। पाली भी जब अपने को भाषा टफ लग रही थी तो प्राकृत है। प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास होता है। तो प्रश्न आ जाए अपभ्रंश भाषा किससे बनी है, तो कौन सी भाषा से, प्राकृत है। क्रम ध्यान रखना, यदि अच्छा पेपर बना है तो इन सभी का क्रम भी आपसे पूछ सकता है।
हाँ, आगे बात करते हैं फिर प्राकृत कठिन लगने लगे अपभ्रंश जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी। राजस्थानी भाषा का विकास भी इसी अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। राजस्थानी भाषा के विकास के संदर्भ में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें शोरसेनी अपभ्रंश है, नागर अपभ्रंश है और मरु गुर्जरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। इन सब में मरु गुर्जरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है, क्योंकि मरु गुर्जरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा यानी राजस्थानी तथा गुर्जरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। अपभ्रंश में भी जो ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो किसका पड़ा है? मरु गुर्जरी अपभ्रंश का पड़ता है राजस्थानी भाषा के विकास में। ठीक है, यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से भी समीचीन प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरण विशेषताओं को देख के तो ये ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएं देखने को मिलती है। ठीक है, गुजराती और राजस्थानी दोनों किससे निकल रही है? अपभ्रंश से निकल रही है। चलो जी, फिर आगे बात करें। ये तो अपन ने देखा था राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास का क्रम है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एक तो आपको याद रखना, राजस्थानी भाषा का उद्भव 11वीं-12वीं शताब्दी में स्वतंत्र रूप से 16वीं सदी के बाद में, और राजस्थानी भाषा जो है अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न माना जाता है और अपभ्रंश में भी मरु गुर्जरी अपभ्रंश है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय बोलियां। क्षेत्रीय बोलियां, डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कितने मुख्य वर्गों में? 5 में, जिनका नाम अपन ने ऊपर देखा था। यहाँ पर गियर्सन ने कौन कौन से बोलियों को मुख्य भागों में बांटा? मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। ये 5 मुख्य जो बोलियां बताई थी, फिर इनकी उप बोलियां बताई थी। ठीक है, 2 भागों में अपन बांट सकते हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी है। ठीक है, एक तो पूर्वी राजस्थानी और एक पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। देखो, ये अपन ने जैसे राजस्थान बना लिया, ये रहा अपना राजस्थान। तो गियर्सन ने इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया, बांटा था कि ये पश्चिमी राजस्थान हो गया पूरा, इसमें आपके मारवाड़ी आ जाती है, यहाँ पे मेवाड़ी आ जाती है, नीचे वागड़ी या बागड़ी आ जाती है और ऊपर शेखावाटी बोली आ जाती है। ठीक, पूर्वी राजस्थान में जयपुर के यहाँ पर ढूंढाड़ी है, इधर हाड़ौती हो जाती है और यहाँ पर अहिरवाटी और राठी हो जाता है। अहिरवाटी, मेवाती है, मेवाती और अहिरवाटी। ठीक है, ये पूर्वी राजस्थान की हो गई। तो पश्चिमी राजस्थान में किस किस को माना है? शेखावाटी, मारवाड़ी, मेवाड़ी और बागड़ी। पूर्वी राजस्थान में किसको माना है? पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी होगी, हाड़ौती होगी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, हाड़ौती क्षेत्र में मेवाती होगी और अहिरवाटी आ जाती है। तो ये गियर्सन ने 2 वर्गों में बांटा है राजस्थानी बोलियों को, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी को। ठीक है, अब एक एक बोली को अपन देखते हैं, समझते हैं। चलिए जी, प्रत्येक बोली को समझते हैं। सबसे पहले आता है मारवाड़ी बोली। पहली बोली आ रही है मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली की बात करें तो उद्योतन सूरी ने कुलेमाला में जो मरु भाषा का जो उल्लेख किया गया, मरु भाषा बताया है, वही मरु भाषा को ही हम मारवाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा, बढ़ा रहा है और इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र वो मारवाड़ के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को मारवाड़ी नाम से जानते हैं। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य सृजन भी अपेक्षाकृत बहुत अधिक हुआ है मारवाड़ी में। यही कारण है कि कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता है, मारवाड़ी को राजस्थान का पर्याय भी माना जाता है। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से
जुड़ा हुआ है, इसीलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा जाता है। मारवाड़ जो राजस्थान के पश्चिम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान के नाम से जानते हैं। आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर जिला हो गया, बीकानेर हो गया, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, शेखावाटी का कुछ क्षेत्र इसमें संबंध है, इसमें बोली जाती है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है जो अपन ने देख लिया है, इसी क्षेत्र में ये बोली जाती है। थली और गोडवाड़ी बोलियां मारवाड़ी की उपबोलियां, इंपोर्टेंट है। थली और गोडवाड़ी जो बोलियां हैं वो किसकी उपबोलियां हैं, तो थली और गोडवाड़ी। गोडवाड़ क्षेत्र लोनी बेसिन जो है, लोनी नदी पढ़ेंगे अपन आगे, लोनी नदी का जो बेसिन है वो गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को गोडवाड़ी बोली कहते हैं। बाड़मेर जालोर क्षेत्र में बोली जाती है ये है गोडवाड़ी। एक बोली और ध्यान रखना आप, देवड़ा वाटी बोली, ये भी इसी की मारवाड़ी की उपबोली है, देवड़ा वाटी बोली। देवड़ा वाटी बोली किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की है और कहाँ बोली जाती है, तो याद रखना ये सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। देवड़ा वाटी बोली सिरोही में बोली जाती है। एक डांटी बोली भी ध्यान रखना, बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है, बाड़मेर। ठीक है, तो ये अपन ने मारवाड़ी देखी है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, मारवाड़ी बोली। नेक्स्ट बात करते हैं मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी बोली की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेवाड़ी बोली को। मेवाड़ी बोली राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। मेवाड़ी क्षेत्र साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखे तो मारवाड़ के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में ही साहित्य लेखन हुआ था। ठीक है, सबसे ज्यादा जो साहित्य में मारवाड़ है, लेकिन उसके बाद में देखे तो मेवाड़ क्षेत्र में। आधुनिक राजस्थान में वर्तमान में बात करें तो उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ जिला हो गया, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र में मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जाता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी कहते हैं और मैदानी क्षेत्रों में जो बोली जाती है उसको मैदानी मेवाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो मेवाड़ी बोली में तो आप सब समझ गए होंगे, मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। उसके अलावा ये ध्यान रखना, साहित्य की बात आ रही है तो मेवाड़ी में जो मेवाड़ के एक शासक हुआ था महाराणा कुंभा ने जो साहित्य रचनाएं की थी वो कौन सी भाषा में की है, तो मेवाड़ी भाषा में ही साहित्य रचना की थी। उन्होंने संगीत, राज संगीत, मीमांसा, सूड, प्रबंध, कामराज, रतिसार, ठीक है, ये किताबें लिखी थी। वो कौन सी भाषा में लिखी है, मेवाड़ी भाषा में। तो ये भी याद रखना। एक मेवाड़ी की उपबोली है, प्रश्न आता भी है, दावड़ी बोली, दावड़ी बोली, ये बिंदी लगा देना नीचे। दावड़ी बोली किसकी उपबोली है, तो मेवाड़ी की उपबोली है दावड़ी। कौन से जिले में बोली जाती है, तो उदयपुर जिले में बोली जाती है दावड़ी बोली। ठीक है जी, याद रह जाएगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ढूंढाड़ी बोली। अगली बोली कौन सी आ रही है, ढूंढाड़ क्षेत्र, जयपुर और दौसा जिले का जो क्षेत्र है, प्राचीन समय में यह ढूंढाड़ कहलाता था। जयपुर और दौसा, तो उस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को ढूंढाड़ी कहते हैं। राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा है, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा जाता है। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। कई, 6, जाओ 6, ऐसे 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। ऐसा लगता है कि गुजराती में भी 6 का प्रयोग करते हैं और ढूंढाड़ी में भी 6 का है, तो गुजराती का प्रभाव पड़ा है इस पर। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है जी। और तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल, ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां इंपोर्टेंट है। ये किसकी उपबोलियां, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल है, तो ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। ओके, और आपको ध्यान रखना जो संत दादू है, जिनको राजस्थान का कबीर कहते हैं, संत
संत दादू और दादू जी के जो शिष्य हैं, दादू जी के शिष्य, उन्होंने जो साहित्य रचना की है वो साहित्य रचना कौन सी भाषा में की है? ढूंढाड़ी भाषा में की है। तो प्रश्न आ जाए संत दादू और उनके शिष्य की साहित्य रचनाएं कौन सी भाषा में है, तो बता देना ढूंढाड़ी भाषा में है। ओके ओके सर। और याद रखना इस ढूंढाड़ी का जो दूसरा नाम है जयपुरी बोली भी कहते हैं इसको, जयपुरी बोली, और जयपुरी बोली भी कहते हैं, जाड़साई बोली भी कहते हैं, जाड़साई बोली, ये ढूंढाड़ी बोली का ही उपनाम है। और इस जयपुरी बोली और ढूंढाड़ी बोली का जो प्राचीनतम उल्लेख है, जयपुरी बोली या ढूंढाड़ी बोली का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है, कब मिलता है? तो 18वीं सदी में 8 देश गुजरी, 8 देश गुजरी के अंतर्गत 8 देश गुजरी में ढूंढाड़ी का उल्लेख मिलता, सबसे पहले उल्लेख मिला है। यस, हाँ आगे बात कर रहे थे तोरावाटी। तो तोरावाटी का ध्यान रखना, जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। सीकर झुंझुनू, जयपुर का जो भाग वो पार्ट है जो सीकर को टच कर रहा है, तो सीकर झुंझुनू में तोरावाटी बोली बोली जाती है। ठीक है, कौन सी नदी है? कांतली नदी। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है और उस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को तोरावाटी बोली कहते हैं। अगली है राजावाटी। राजावाटी ये जो पूर्वी जयपुर है, पूर्वी जयपुर में ये राजावाटी बोली बोली जाती है। नागरचौल बोली ये सवाई माधोपुर में बोली जाती है, सवाई माधोपुर जिले में ये बोली बोली जाती है। ठीक है, और एक इसकी उपबोली और है, उसका भी प्रश्न आता है, जगरोती बोली। जगरोती, जगरोती बोली किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की है। और कहाँ बोली जाती है? तो करौली जिले में, करौली जिले में जगरोती बोली बोली जाती है। ठीक है जी, ओके जी सर। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगली बोली आ रही है हाड़ौती। हाड़ौती बोली की बात करें, हाड़ौती हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना जाता है। हाड़ा राजपूत जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ है, इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी 6 शब्द का प्रयोग करते हैं हाड़ौती की तरह, तो ढूंढाड़ी की तरह है ना, ढूंढाड़ी की तरह 6 का, यानी ढूंढाड़ी की उपबोली हो जाती है। हाड़ौती जो है ढूंढाड़ी की उपबोली है। हाँ, आज कोटा बूंदी झालावाड़ बारा क्षेत्र में हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना जाता है। कोटा बूंदी जो कोटा संभाग है उसके अंतर्गत यह बोली बोली जाती है। ओके, और सूर्यमल मिश्रण का नाम सुना होगा। सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान के राज्य कवि है, बूंदी रियासत से थे, राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं वो कौन सी बोली में है? हाड़ौती बोली में। ओके, और उसके अलावा ये भी ध्यान रख लेना, हाड़ौती बोली का जो उल्लेख मिलता है, सबसे पहले उल्लेख हाड़ौती शब्द का सबसे पहले उल्लेख कब मिला था? 1875 ईस्वी में केलोंग ने हिंदी ग्रामर में इस हाड़ौती शब्द का प्रयोग किया गया। केलोंग ने हिंदी ग्रामर में हाड़ौती शब्द का प्रयोग किया गया। कब किया गया था? 1875 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगली बोली आ रही है मेवाती बोली। मेवाती बोली, मेवाती बोली मेव जाति का आधिक्य होने से अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेवात से क्षेत्र कहलाता है। मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है जो हरियाणा को टच करता है उसको मेवात क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा जाता है। यहाँ पे जो बोली बोली जाती है उसको मेवाती बोली कहा जाता है। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्र को भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रज भाषा का भी प्रभाव देखा जा सकता है। ब्रज भाषा भी इसमें देखी जा सकती है मेवाती बोली में। ठीक है, तो मेवाती एक तो क्षेत्र ध्यान रखना, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखना, चरणदास जी और उनकी शिष्य, जो चरणदास जी की शिष्य है, चरणदास जी और लालदास जी, चरणदास जी की शिष्या का नाम पता होगा। चरणदास जी की शिष्या
दयाबाई और सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई की जो रचनाएं हैं वो कौन सी बोली में देखने को मिलेगी? आपको मेवाती बोली में देखने को मिलेगी। तो प्रश्न आ जाए चरणदास जी की शिष्या दयाबाई और सहजोबाई की रचना कौन सी भाषा में है? तो बताना आप मेवाती भाषा में। या यूं अजय चरणदास जी और लालदास जी की रचनाएं कौन सी भाषा में है? मेवाती बोली में। और एक ध्यान रखना, मेवाती जो बोली है ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच में सेतु का काम करती है। ये हिंदी और राजस्थानी के बीच में सेतु का काम करते हैं। प्रश्न आ जाए कौन सी बोली हिंदी और राजस्थानी के बीच में एक सेतु का काम करती है? तो बता देना मेवाती बोली। ठीक है, मेवाती के यहीं पर एक और बोली ध्यान रखना आप, अहिरवाटी बोली। अहिरवाटी यहां लिख देता हूं मैं, अहिरवाटी बोली। यह भी अलवर क्षेत्र में बोली जाती है। अहिरवाटी अलवर का एक क्षेत्र है, बहरोड और मुंडावर, बहरोड व मुंडावर, बहरोड और मुंडावर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये अहिरवाटी बोली बोली जाती है। ठीक है, जोधराज जी की जो रचना है हमीर रासो, जोधराज की रचना है हमीर रासो, वो कौन सी भाषा में कौन सी बोली में है? वो अहिरवाटी में ही लिखी गई है। तो अहिरवाटी मेवाती की उपबोली है जो बहरोड और मुंडावर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं अगली बोली कौन सी आ रही है? वागड़ी बोली। वागड़ी, वागड़ी, बागड़ी भी कह देते हैं, वागड़ी भी है। राजस्थान वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी नाम से जाना जाता है। वागड़ क्षेत्र कौन सा? दक्षिणी राजस्थान हो गया, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में ये वागड़ी बोली बोली जाती है और उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोलते हैं। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वागड़ी बोली पर गुजरात के ज्यादा टच में है ये, तो गुजराती भाषा का प्रभाव इस बोली पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है वागड़ी बोली पे। चलो आगे बात करते हैं मालवी बोली। मालवी, प्राचीन मालवा प्रदेश राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा मालवा से, इसीलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्र पर मालवी बोली का भी प्रभाव देखा जाता है, गहरा पर प्रभाव पड़ा है जिसका अंतर करना बहुत कठिन है। इसलिए मालवी को ही राजस्थानी की भी बोली स्वीकार कर लिया है। जो मालवा का एमपी का मालवा का जो टच है कौन कौन सा रतलाम झाबुआ क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसके टच वाले जो स्पर्श करते हैं क्षेत्र वहां पर राजस्थान में मालवी बोली बोली जाती है। तो राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र में ये मालवी बोली बोली जाती है, प्रतापगढ़ क्षेत्र में मालवी बोली बोली जाती है। ठीक है, और मालवी की जो उपबोलियां हैं वो याद रखना, रांगड़ी और निमाड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इनको, बार बार प्रश्न आता है कि रांगड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? तो रांगड़ी और निमाड़ी ये मालवी की उपबोलियां। ठीक है, एक रांगड़ी का ध्यान रखना, रांगड़ी कौन सी दो बोलियों का मिश्रण है? तो रांगड़ी एक मारवाड़ी और मालवी, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है रांगड़ी। ठीक है, और निमाड़ी, निमाड़ी को ध्यान रखना, इस निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी की बोली कहते हैं। निमाड़ी को किस बोली को दक्षिणी राजस्थानी बोली कहते हैं? दक्षिणी राजस्थानी बोली निमाड़ी को कहा जाता है। ठीक है, चलो जी आगे बात करते हैं शेखावाटी बोली। शेखावाटी, शेखावाटी बोली में राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है और इसी क्षेत्र की बोली को शेखावाटी कहा जाता है। आज चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है। शेखावाटी तो इजी है, शेखावाटी तो आपको पता होगा। आगे बात करते हैं बेली और अन्य पहाड़ी बोलियां। बेली और अन्य पहाड़ी बोलियां, राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है जो कि कबीला संस्कृति के लिए है। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीणा, ग्रासिया आदि प्रमुख है। इनमें भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों में भीली बोली प्रमुख रही है। इनके साथ साथ अन्य जनजातियों बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। जो आदिवासियों के द्वारा, जो जनजातियों के द्वारा बोली जाती है उनको
पहाड़ी बोलियों में इसमें शामिल किया गया। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में जो जातियां निवास करती है उन क्षेत्रों की बोलियों को भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे मेवाड़ में, तो जो मेवाड़ के पर्वत क्षेत्रों में रहते हैं तो वहाँ के बोलने वाले लोग मेवाड़ी का भी उसमें प्रभाव देखने को मिल जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं बोलियों द्वारा ही होता है। इसी रूप से यह निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, तो ये अपन ने बोलियां देखी थी राजस्थान की, वो बोलियां जिसे राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। कौन कौन सी बोलियां देखी? मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी, मालवी, शेखावाटी और बिल्ली और अन्य पहाड़ी बोलियां देखी है। अगली क्लास में अपन बात करेंगे राजस्थानी साहित्य। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्य। यदि बोलियों से प्रश्न नहीं आया तो आपसे साहित्यों से तो प्रश्न पूछ ही लेगा, लेकिन इस क्लास से प्रश्न छोड़ेगा नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।